नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री मंगल बाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा स विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल भाग के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के साथ साथ कुछ विशेष परिभाषाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की गति करती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। देखिए, अधिगम बिंदु पहला है घूर्णन और परिक्रमण, दूसरा है विषुवत, जिसे विषुवत भी कहते हैं, विषुवत। तीसरा है अयनांत। घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर की गई गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती हैं। घूर्णन में लगे इस समय को पृथ्वी दिन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी द्वारा 24 घंटे में चक्कर लगाना पृथ्वी दिन कहलाता है, उसे पृथ्वी दिन कहते हैं। फिर है अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है अर्थात चक्कर लगाती है, उसे अक्ष कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिए गए हैं, पृथ्वी है, यह एक पृथ्वी का काल्पनिक चित्र, ग्लोब के आकार का। यह काल्पनिक रेखाएं और ये इसका अक्ष है। इस अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन करना अक्ष से संबंधित रेखा। फिर है अक्ष का झुकाव। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल से, यह है इसका कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का जो अक्ष है, ये अक्ष है, और इसका अक्ष से समतलिक अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और इस समतलिक अक्ष से समकोण बनाने वाली रेखा इसके अक्ष से, ये है समकोण बनाने वाली रेखा, और इसके अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। फिर है कक्ष या कक्षा। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे कक्ष या कक्षा कहते हैं। उस काल्पनिक रेखा को कक्ष या कक्षा कहते हैं। अगली परिभाषा है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा अपने कक्ष पर की जाने वाली गति को परिक्रमण कहते हैं। जिस प्रकार चित्र में दिखाए गए हैं, ये सूर्य है और ये पृथ्वी का कक्ष है। इस कक्ष पर चलती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इस प्रकार के चक्कर को परिक्रमण कहते हैं। फिर है वर्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाना, और उस चक्कर करने में लगे समय को एक वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण पूरा करने में लगे समय को वर्ष कहते हैं। और एक वर्ष में 365.25 दिन अर्थात 365 दिन व 6 घंटे होते हैं। सहूलियत के लिए यानी सुविधा के लिए एक सामान्य वर्ष को 365 दिनों का ही माना जाता है। अतिरिक्त 6 घंटों को हर 4 वर्ष पर जोड़कर साल में एक दिन अधिक कर दिया जाता है। ऐसे साल को लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं।
अर्थात लीप वर्ष की परिभाषा बनती है वह वर्ष या वह साल जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है, उसे लीप ईयर या लीप वर्ष कहते हैं। फिर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होते हैं। प्रश्न आ जाए दिन और रात किस वजह से होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण। जबकि परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। घूर्णन से दिन और रात बनते हैं और परिक्रमण से ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या होगा यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा? यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे? यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा तो इसका आधा हिस्सा हमेशा सूर्य की रोशनी में रहेगा और बाकी आधे हिस्से में हमेशा रात रहेगी। जिस भाग में हमेशा दिन रहेगा वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जिस भाग में हमेशा रात रहेगी वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाएगा और ऐसे में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन यापन करना संभव नहीं है। उससे अगली परिभाषा है प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति रेखा भी कह सकते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात वाले हिस्सों को विभाजित करने वाली रेखा को प्रदीप्ति वृत्त या प्रदीप्ति रेखा कहते हैं। दिन और रात वाले जो भाग हिस्सों को विभाजित करती हैं, अलग अलग बांटती हैं, उस रेखा को प्रदीप्ति रेखा कहते हैं। फिर है विषुवह। विषुवह जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस दिन को विषुवह कहते हैं। विषुवत रेखा जो कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना उस दिन को विषुवह कहते हैं। इस तारीख को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इस प्रकार की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का समय होता है। यानी ग्लोब पर समझने के लिए ऊपरी हिस्सा जैसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और उस पर वसंत ऋतु का समय होता है। जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु का समय होता है। 21 मार्च को तो उत्तरी गोलार्ध में और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु का समय होता है। फिर है अयनांत। अयनांत किसे कहते हैं? 21 जून और 22 दिसंबर को अयनांत होता है। 21 जून और 22 दिसंबर को अयनांत होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर कर्क रेखा स्थित होती हैं वहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और गर्मी ऋतु होती है। फिर है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें और 22 दिसंबर को है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित होती हैं उस पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है और लंबा दिन होता है और गर्मी ऋतु होती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में अयनांत का अंतर। फिर है 6 महीने के दिन और रात। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में 6 महीने के दिन और रात किस प्रकार होते हैं उसके बारे में। 6 महीने के दिन और रात 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर इन 6 महीनों तक दिन होता है।
23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण ध्रुव पर इन 6 महीनों तक दिन होता है। यही कारण है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने का। इस प्रकार हमने इस अध्याय में पृथ्वी की गतियाँ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।